क्लास लास्ट टर्म पे हम लोगों ने रेडिएशन पैटर्न को देखा था और रेडिएशन पैटर्न की मदद से किस तरीके से हम लोग हाफ पावर बीम विड्थ और फुल नल बीम विड्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस चीज़ को देखा था। अब हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज़ अलग अलग और डिफरेंट एंटीना पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे। इसमें रेडिएशन पावर डेंसिटी, तो रेडिएशन पावर डेंसिटी क्या होता है इस चीज़ को देखेंगे। तो कोई भी जो वेव होती है जो कि एंटीना से रेडिएट होती है, जो कि ईएम वेव होती है, तो ईएम वेव जो जनरेट होती है वो एक तरीके से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के नाते जनरेट होती है। मीन्स कहीं पर भी टाइम वेरिंग ई एंड एच अगर मौजूद होगा तो उसके नाते यहाँ पर आपकी ईएम वेव जनरेट होती है, ठीक है। और ये जो प्रोपोगेट होती है वो ई क्रॉस एच, मतलब ई क्रॉस एच के डायरेक्शन में ये प्रोपोगेट होती है। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा उसके जस्ट परपेंडिकुलर आपका मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर होगा, तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर जो है वो एक तरीके से वेव जो है वो आपकी प्रोपोगेट करेगी, ठीक है। तो ये W जो कि इंस्टेंटेनियस पॉइंटिंग वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू ई क्रॉस एच। यहाँ पर जो ई है दैट इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मीन्स इट विल हैव अ रियल पोर्सन एज वेल एज वेक्टर पोर्सन, ओके, इमेजिनरी पोर्सन, ओके। वहीं आपका जो ई है दैट इज़ इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहीं एच जो है दैट इज़ इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस पॉइंटिंग वेक्टर की जो यूनिट होती है दैट इज़ वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, दैट इज़ वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको ओवरऑल पावर निकालना होगा तो ओवरऑल पावर निकालने के लिए आप इसका क्या करोगे, आप इसका सरफेस इंटीग्रल करोगे। इसका ये जो भी आपका इंस्टेंटेनियस पॉइंटिंग वेक्टर होगा उसका आप सरफेस इंटीग्रल करोगे, ठीक है। तो जो सरफेस इंटीग्रल होगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ पर W, ठीक है, डॉट AN कैप DA, तो इस तरीके से आप एक डायरेक्शन में इसको जब इंटीग्रेट करोगे, सरफेस इंटीग्रेट करोगे, तो आपको टोटल इंस्टेंटेनियस रेडिएटेड पावर आ जाएगा। जहाँ पर AN कैप क्या होगा, AN कैप होगा नॉर्मल टू द सरफेस होगा, वहीं DA क्या होगा, एक स्मॉल एरिया होगा जिसके रिस्पेक्ट में आप ओवरऑल इंटीग्रेशन करके ओवरऑल इंस्टेंटेनियस पावर निकाल सकते हो, ठीक है। ये जैसा कि आपको पहले भी बताया था, E जो होगा, E एक तरीके से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये X, Y, Z एंड T का फंक्शन के फॉर्म्स में डिफाइन होगा, ठीक है। और इसे अगर आप डिफाइन करोगे तो यहाँ पर रियल पोर्शन ऑफ E, X, Y, Z, T, तो T की जगह आप जब हटाओगे तो e टू द पावर ऑफ j ओमेगा टी, बिकॉज ये टाइम वेरिंग फंक्शन है, ठीक है ना, और साइनसॉइडली टाइम वेरिंग फंक्शन है तो इसलिए e टू द पावर ऑफ j ओमेगा टी। वहीं h जो है सिमिलरली रियल पार्ट ऑफ h, x, y, z e टू द पावर ऑफ j ओमेगा टी, ठीक है। तो ये जो रियल पार्ट ऑफ e है e टू द पावर ऑफ j ओमेगा टी, दैट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ e टू द पावर ऑफ j ओमेगा टी प्लस कॉन्जुगेट ऑफ e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ j ओमेगा टी, ठीक है। सो वी कैन एक्सपेंड इट एंड वी कैन ऑब्टेन इट लाइक दिस, ओके। सो हाफ ऑफ e टू द पावर ऑफ j ओमेगा टी प्लस e कॉन्जुगेट ऑफ e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ j ओमेगा टी। वही h जो रियल पार्ट ऑफ h आप लिखोगे, रियल पार्ट ऑफ h ऑफ e टू द पावर ऑफ j ओमेगा टी जो होगा दैट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ h ऑफ e टू द पावर ऑफ j ओमेगा टी प्लस h कॉन्जुगेट ऑफ e to the power of minus j omega t, ओके, e to the power of minus j omega t, ठीक। जब आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इफ़ यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दिस देन व्हाट यू विल ऑब्टेन, ओके। ये देखिए, ये आपका जो हाफ ऑफ रियल पार्ट ऑफ e विल गेट क्रॉस मल्टीप्लाइड विद दिस h क्रॉस h का h कॉन्जुगेट, सो वी विल गेट this is half into half, so we will get 1/4, and again there will be condition when this imaginary part of e will get multiplied with this, so again this will get cancelled। और बाकी के जो पोर्शन होंगे उसमें क्या होगा, बाकी के पोर्शन में एक तरीके से आपके जो बाकी के दो आएंगे उसमें e और h मल्टीप्लाई होगा और e टू द पावर ऑफ 2j ओमेगा टी के फॉर्म में ये आ जाएगा, ओके, e टू द पावर ऑफ 2j ओमेगा टी के फॉर्म में ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये जो आ जाएगा ये हाफ ऑफ रियल पार्ट और यहाँ पर ये आ जाएगा। तो जब आप इसे ओवरऑल इंटीग्रेट करोगे तो जो साइनोसाइडल वाला टर्म है जो इंटीग्रेट होगा, तो ये एवरेज अगर आप वैल्यू निकालोगे एक पर्टिकुलर साइनोसाइडल कर्व के लिए एवरेज के लिए वैल्यू निकालोगे तो यही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ये जो है वैल्यू एवरेज निकालते टाइम ये 0 के इक्वेट हो जाएगी, ठीक है।
ये वैल्यू पूरी की पूरी जब आप एवरेज निकालने जाओगे देन दिस ओवरऑल वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसे नेगलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पर जो डब्ल्यू एवरेज आएगा, तो इस तरीके से जो आप डब्ल्यू एवरेज निकाल रहे हो, डब्ल्यू एवरेज इन ए केस ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि अब आपने टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया है। जब आप टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये टाइम वाला फंक्शन जो है वो 0 हो जा रहा है और यहाँ पर एज इट इज़ बच रहा है। तो हाफ ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओके ई क्रॉस एच कॉन्जुगेट, ठीक। वहीं अगर आप ओवरऑल रेडिएटेड पावर निकाल रहे हो तो ओवरऑल रेडिएटेड पावर दैट कैन बी रिटन एज पी एवरेज। ओके, एंड पी एवरेज वी कैन कैलकुलेट बाई ये जो डब्ल्यू रेडिएशन है उसका आप डी एस के साथ टर्म्स में इंटीग्रेशन कर दो या फिर डब्ल्यू एवरेज लेकर के आप ओवरऑल एरिया के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो। तो डब्ल्यू एवरेज कैसे निकाल सकते हो, हाफ ऑफ ई क्रॉस एस से निकाल सकते हो। इसे अगर आप डी एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे तो ओवरऑल रेडिएटेड पावर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे थे कि ये जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि जो पॉइंटिंग वेक्टर था, ठीक है ना, पॉइंटिंग वेक्टर से हम लोग यहाँ पर एवरेज रेडिएटेड पावर जो डेंसिटी होगी उसे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक आइसोट्रोपिक रेडिएटर मान लिया, और आइसोट्रोपिक रेडिएटर मतलब एक ऐसा रेडिएटर जो सारे डायरेक्शन में इक्वली ही रेडिएट करता है। हालांकि ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन तब भी हम लोगों ने इसे मान लिया और माना कि यहाँ पर ये जो आपका रेडिएशन जो पावर डेंसिटी है दैट इज़ गिवन एज डब्ल्यू नॉट। ओके, तो पावर डेंसिटी यहाँ पर डब्ल्यू नॉट दिया हुआ है। तो ओवरऑल रेडिएटेड पावर अगर हम लोग निकालेंगे तो इसे हम लोग डी एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो डी एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आखिरकार डी एस जो होगा वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या होता है, डी एस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है, ए आर कैप। इस तरीके से आप निकालते हो, ठीक। और ये डब्ल्यू नॉट ए आर कैप है ही, ठीक। जो आप इसे इंटीग्रेट करते हो किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में 0 से लेकर पाई तक और फाई के रिस्पेक्ट में 0 से लेकर के 2 पाई तक, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल बताइए क्या आ जाता है, दिस विल बिकम 4 पाई। क्यों, क्योंकि देखिए जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आर स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ आपको कई बार दिखाया इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर डब्ल्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू नॉट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डब्ल्यू नॉट विल बी ओवरऑल रेडिएटेड पावर डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस आर को ये रिप्रेजेंट करने लगेगा, दिस विल रिप्रेजेंट डब्ल्यू नॉट। ओके, अब है रेडिएशन इंटेंसिटी। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो पावर डेंसिटी डिफाइन की, ठीक है ना, तो ये पावर डेंसिटी को एक तरीके से हम लोगों ने किस तरीके से डिफाइन किया, हम लोगों ने कहा W इज इक्वल टू P रेडिएटेड डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन किया, ठीक है। तो रेडिएशन इंटेंसिटी इज गिवन, डायरेक्शन इज डिफाइंड एज द पावर रेडिएटेड फ्रॉम एंटीना पर यूनिट सॉलिड एंगल, ठीक है ना। तो पर यूनिट एरिया के बजाय अगर हम इसे पर यूनिट सॉलिड एंगल डिफाइन करने लगे, इफ वी विल स्टार्ट डिफाइनिंग इट पर यूनिट सॉलिड एंगल, तो इसका मतलब अगर हम लोग एक आइसोट्रोपिक के केस में डिफाइन कर रहे हैं तो ओवरऑल जो 4 पाई होता है, ठीक है ना, अगर इसे हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे तो दिस विल बिकम यू। तो इस तरीके से अगर आप इससे कोरिलेट करेंगे तो आपका यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू रेडिएटेड इंटू आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके का ये आइसोट्रोपिक के केस में W इज इक्वल्स टू हम लोगों ने P रेडिएटेड डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर डिफाइन किया था, और अब यहाँ पर अगर जो रेडिएशन इंटेंसिटी जो पावर डेंसिटी थी यार वो हम लोग डिफाइन कर रहे थे ओवरऑल रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं पावर रेडिएटेड फ्रॉम एंटीना पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो जब पर यूनिट सॉलिड एंगल डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इस तरीके से, आप इसे U से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक तरीके से हम लोग इसे कहें कि हम लोग रेडिएशन डेंसिटी या फिर पावर डेंसिटी को अगर हम लोग स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर U आ सकता है, दैट इज़ कॉल्ड रेडिएशन इंटेंसिटी एंड दिस इज कॉल्ड रेडिएशन इंटेंसिटी और पावर डेंसिटी। ओके, यहाँ पर जो एंगल यूनिट होगा दैट विल बी वॉट पर यूनिट सॉलिड एंगल होगा, और यहाँ पर जो यूनिट होगा दैट विल बी वॉट पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अब हम लोग ओवरऑल रेडिएटेड पावर निकालना चाहेंगे तो ओवरऑल रेडिएटेड पावर इस केस में आएगी
ओवरऑल रेडिएटेड पावर इस केस में आएगी इंटीग्रेशन ऑफ दैट विल बी यू डी सॉलिड एंगल। तो डी सॉलिड एंगल का मतलब क्या होगा? डी सॉलिड एंगल का मतलब होगा यू साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ऐसे ही तो सॉलिड एंगल डिफाइन होता है। थीटा की वैल्यू को आप वेरी करोगे 0 to पाई और फाई की वैल्यू को आप वेरी करोगे 0 to 2 पाई। ओके, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज सॉलिड एंगल। ओके, फॉर एन आइसोट्रोपिक सोर्स, आइसोट्रोपिक सोर्स जहाँ पर कि कोई भी थीटा या फाई पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, तो यहाँ पर पी रेडिएटेड जो होगा दैट विल बी यू नॉट डी म्यूम और यू नॉट डी ओम। तो एक तरीके से आपको भी पता है कि अगर हम लोग ओवरऑल स्फीयर के लिए करते हैं तो दिस विल बी 4 पाई, सो 4 पाई यू नॉट आ जाएगा। सो यू नॉट विल बिकम पावर रेडिएटेड डिवाइडेड बाई 4 पाई। जैसा कि आपको पहले भी दिखाया था कि आप एक तरीके से अगर जो डब्लू नॉट हम लोगों ने डिफाइन किया था, डब्लू नॉट डिफाइन किया था पी रेडिएटेड डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं यू नॉट इज इक्वल्स टू डब्लू नॉट आर स्क्वायर। सो दिस विल रिजल्ट यू नॉट पी रेडिएटेड डिवाइड बाई 4 पाई। ओके, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रेडिएशन इंटेंसिटी। रेडिएशन इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज रेडिएशन पर यूनिट सॉलिड एंगल। ओके, नाउ डायरेक्टिविटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिविटी? तो डायरेक्टिविटी की एक डेफिनेशन 1983 में हम लोगों ने डिफाइन किया। इससे पहले डायरेक्टिव गेन डिफाइन था। डायरेक्टिव गेन के बजाय उस टर्म को चेंज करके डायरेक्टिविटी कह दिया गया। तो डायरेक्टिविटी इज रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी इन गिवन डायरेक्शन फ्रॉम एन एंटीना टू रेडिएशन इंटेंसिटी एवरेज ऑन ओवरऑल डायरेक्शन। तो ओवरऑल हम लोग एक एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी निकाल लेंगे और उस एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी को फिर हम लोग जो मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी आ रही होगी उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एक तरीके से जो मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी होगी अगर हम उसको ओवरऑल एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो आएगा, तो इफ़ डायरेक्शन इज़ नॉट स्पेसिफाइड सो डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो दैट विल गिव द डायरेक्टिविटी। ओके, सो डायरेक्टिविटी ऑफ अ नॉन आइसोट्रोपिक सोर्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी इन द गिवन डायरेक्शन ओवर द आइसोट्रोपिक सोर्स। तो एक तरीके से हम क्या करते हैं, हम समझने की बात यह है कि हम एवरेज जो रेडिएशन इंटेंसिटी है उसे निकाल लेते हैं और मैक्सिमम वाले से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें डायरेक्टिविटी आ जाती है। डायरेक्टिविटी मीन्स ये होता है कि कोई भी एंटीना कितना डायरेक्शनल है, हाउ मच एंटीना इज डायरेक्शनल, दैट विल गिव द डायरेक्टिविटी। ओके, सो इफ डायरेक्शन इज नॉट इन स्पेसिफाइड तो मैक्सिमम डायरेक्शन वाला लेकर करते हैं। तो डी मैक्स दैट विल बी इक्वल्स टू डी नॉट यू मैक्स डिवाइड बाई यू नॉट। ठीक है ना। सो डायरेक्टिविटी ये डायमेंशनलेस होता है बिकॉज आपका ये जो है ये वॉट पर यूनिट सॉलिड एंगल, वॉट पर यूनिट सॉलिड एंगल से आप इसे कैलकुलेट करोगे। सो डायरेक्टिविटी विल बी डायमेंशनलेस एंड दिस विल बी अगेन डायमेंशनलेस एंड मैक्सिमम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अगर हमें ये अगर निकालना है डी इज इक्वल्स टू, तो यू मान लीजिए किसी भी उसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, ये पी रेडिएटेड डिवाइडेड बाई 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर आइसोट्रोपिक अगर ओवरऑल रेडिएटेड पावर हमें पता है तो हम उसे ओवरऑल सॉलिड एंगल जो होता है वो स्फीयर का किसी भी पॉइंट सोर्स से जो अगर वो स्फेरिकली रेडिएट करेगा तो यही होगा। सो दिस विल बी यू इंटू 4 पाई डिवाइडेड बाई पी रेडिएटेड। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका डी आ जाएगा। सो डी विल बी this much and d naught will be maximum directivity. Okay, so now u is radiation intensity. ठीक है ना, u max is radiation intensity in maximum direction, u naught is radiation intensity of in the case of isotropic source. Okay, तो कोई भी अगर हमें ओवरऑल रेडिएशन निकालना है p, अगर हमें कोई यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए अगर इस तरीके से दिया हुआ है u ऑफ थीटा कमा फाई, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है ना, u ऑफ थीटा कमा फाई को अगर हमें नॉर्मलाइज करना है तो हमने इसमें एक b नॉट या फिर हम लोगों ने b नॉट कॉमन ले लिया, b नॉट f ऑफ थीटा कमा फाई, इस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं। f किस लिए है, एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है और b नॉट जो है वो क्या करेगा, वो उसको नॉर्मलाइजेशन के काम में आएगा। तो ओवरऑल रेडिएशन पैटर्न, ओवरऑल रेडिएटेड पावर बताइए कैसे निकल सकता है। ओवरऑल रेडिएटेड पावर निकल सकता है b नॉट f ऑफ थीटा कमा फाई साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ओके, एंड थीटा इज इक्वल्स टू बताइए क्या आ जाएगा 0 to पाई एंड फाई इज इक्वल्स टू बताइए क्या आ जाएगा 0 to 2 पाई। ओके, so now here this will become overall radiated power. Okay, so what is d of theta comma phi? तो डायरेक्शन अगर आप किसी भी थीटा कमा फाई में निकालना है तो बताइए कैसे होगा। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि u ऑफ थीटा कमा फाई, u ऑफ थीटा कमा फाई जो कि दिया रहेगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई
यू एवरेज ऑफ थीटा कमा फाई, यू एवरेज ऑफ थीटा कमा फाई। तो यू एवरेज ऑफ थीटा कमा फाई निकालने का तरीका क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू यू ऑफ थीटा कमा फाई इंटू 4 पाई डिवाइडेड बाई ओवरऑल रेडिएटेड पावर पी रेडिएटेड थीटा कमा फाई। तो पी रेडिएटेड बताइए ओवरऑल, यहाँ पर थीटा कमा फाई हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो पी रेडिएटेड बताइए कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पर यू ऑफ थीटा कमा फाई दैट विल रिमेन सेम डिवाइडेड बाई 4 पाई। ओके, सो हाउ मच इट विल बिकम, इट विल बिकम, अगर आप यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर पाई ले रहे हो और पाई इज इक्वल्स टू 0 ले रहे हो, यहाँ पर क्या ले रहे हो, 2 पाई ले रहे हो, ठीक है ना। एंड नाउ दिस विल बिकम बी नॉट ऑफ एफ ऑफ थीटा कमा फाई, ठीक है ना, साइन थीटा डी फाई। ओके, इस तरीके से ये ओवरऑल रेडिएटेड पावर को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, इसे आप u ऑफ थीटा कमा फाई को क्या लिख सकते हो, u ऑफ थीटा कमा फाई को भी आप एक तरीके से f ऑफ v नॉट ऑफ थीटा कमा फाई लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर हमें डायरेक्टिविटी निकालनी है, तो हमें इस तरीके से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर निकालनी है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम यहाँ पे थीटा कमा फाई लिख सकते हैं, या फिर अगर हमें मैक्सिमम में निकालनी है तो हम लोग यहाँ पर मैक्स लिख सकते हैं, तो ये भी मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा। जब ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा तो एक तरीके से मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा तो हम लोग यहाँ पर एक तरीके से डिवाइड होगा मैक्सिमम वैल्यू से। जब मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड होगा तो एक तरीके से नॉर्मलाइज कर देगा इसको, तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं 4 पाई डिवाइडेड बाई, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 to पाई एंड फाई इज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई, ओके, एफ एन ऑफ थीटा कमा फाई, ओके, थीटा कमा फाई साइन थीटा डी फाई। ओके, तो एफ एन ऑफ थीटा कमा फाई, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 4 पाई अपॉन ओमेगा ए और बीम सॉलिड एंगल, तो 4 पाई अपॉन बीम सॉलिड एंगल हो गया। तो इस तरीके से बीम सॉलिड एंगल को आप फिर से एक तरीके से जो ओवरऑल बीम सॉलिड एंगल है अगर आप उसे अप्रॉक्सीमेट करोगे तो बीम सॉलिड एंगल एक तरीके से मैक्सिमम रेडिएशन की डायरेक्शन को तो बताएगा। तो अगर हम लोग इसका अप्रॉक्सीमेशन करते हैं तो अप्रॉक्सीमेशन करते टाइम हम लोग ये देखेंगे कि इसे हम लोग हाफ पावर बीम विड्थ के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि ये जो वैल्यू आएगी इस तरीके से वो अप्रॉक्सीमेट आएगी, तो अप्रॉक्सीमेट आएगी तो थीटा 1 एंड थीटा 2 इन केस ऑफ रेडियन अगर हम लिख रहे हैं तो हाफ पावर बीम विद इन वन प्लेन एंड हाफ पावर बीम विद इन अदर प्लेन। तो आप इसे थीटा हाफ पावर कर सकते हो और इसे फाई ऑफ हाफ पावर भी कर सकते हो, मतलब दोनों ही केस में आप थीटा हाफ पावर और फाई हाफ पावर निकालोगे, ठीक है, इस तरीके से निकालोगे। तो इस तरीके से बताइए यहाँ पर, अच्छा अगर यहीं डिग्रीज़ में दे दिया तो इस 4 पाई को हमें एक तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, ठीक है ना। तो 4 पाई को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर रेडियन में सारी चीज़ें दी हुई हैं तो 4 पाई स्टे रेडियन है वो, ओके, तो 1 रेडियन में कितने डिग्री, ओके, तो पाई रेडियन दैट इज इक्वल्स टू, सो हियर वी आर हैविंग पाई रेडियन दैट इज इक्वल्स टू